चलो, आराम आराम से बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। हम लोग लास्ट फर्टिलाइजेशन देख रहे थे, तो फर्टिलाइजेशन में आगे की तरफ चलेंगे और पॉलीस्पर्मी तक आए थे, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं है बट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना पॉलीस्पर्मी के बारे में। सम टाइम दिक्कत क्या है कि एनसीईआरटी में 2-4 लाइन लिखा है पॉलीस्पर्मी के बारे में, बट जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ऑप्शंस में अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं। तो एग्जैक्टली जिसको एनसीईआरटी याद है वो तो कर लेगा, बट चीजों को अगर एग्जैक्ट एनसीईआरटी नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो चीजों को पढ़ पढ़ लेते हैं हम लोग। कल जैसे कि हम लोग देखे थे फर्टिलाइजेशन, रीडिंग के था हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्लियर विजुअल है ना? बोल दो माइक ऑन करके। यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। अब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में देखो हमारे पास कई सारा लेयर था। ये हो गया हमारे पास क्या, सेकेंडरी oocyte। इसके चारों तरफ हमारा ये इसका क्या हो गया, मेम्ब्रेन, मतलब oocyte का मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्री वेटेलाइन स्पेस, और ये उसका प्री वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक। और इसके बाद हमारे पास क्या पाया जाता है, जोना प्लेसूडा। और उसके बाद क्या पाया जाता है हमारे पास, कोरोना रेडिएटर। उसके बाद बाहर क्या पाया जाएगा हमारे पास, कोरोना रेडिएटर। मान लो ऐसे मैंने बना दिया। और अल्टीमेटली, 1 मिनट रुको जरा, कॉल आता है। हाँ हाँ, चलो आ जाओ वापस। देखो हाँ सुजल, क्या हुआ, तुम ऐसे सोचने वाला वो क्यों बना रहे हो स्माइली? कुछ नहीं, चलो देख लो। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन में हम लोग देखे थे कि अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है यहाँ पे। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, स्पर्म। क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पर्म आ जाएगा। तो स्पर्म आने के बाद डेट अब इसके साथ इन तीनों लेयर्स को क्या करेगा, ब्रेक। और जैसे ही हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस साइड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच करेगा, तो ये तुरंत म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा। म्यूटेंट डिवीजन कंप्लीट। और इसके बाद इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे दो चीज होगा कि यहाँ पे मेल पार्टनर से सिर्फ क्या आया, मेल से सिर्फ क्या आया हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल। जबकि फीमेल से क्या आया हमारे पास, पूरा साइटोप्लाज्म, सब कुछ एक्सेप्ट द जेनेटिक मटेरियल। तो जितने भी हमारे पास कोई भी रिलेटेड डिजीज है, माइटोकॉन्ड्रियल रिलेटेड डिजीज है या फिर साइटोप्लाज्मिक किसी टाइप का इस तरह से डिजीज है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पास कौन हो जाता है, फीमेल। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाता है, फीमेल, क्योंकि मेल सिर्फ क्या करता है। और इसीलिए जितने भी मैटरनल जेनेटिक डिसऑर्डर है वो इजीली पास ऑन हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। अगर वो डोमिनेंट है तो जाएगा ही जाएगा, रिसेसिव तो बात की बात है, बट स्टिल वो कैरियर बनेगी। ये चीज मैं अभी बता रहा हूँ, आगे चल के जेनेटिक्स में काम आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी मैटरनल डिजीज है, यानी कि जो माँ के साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, वो फॉरवर्ड होगा ही होगा नेक्स्ट जनरेशन में। अगर डोमिनेंट होगा एक्सप्रेस करेगा, बट रिसेसिव होगा तो जरूरी नहीं कि एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। तो ये सारे हमारे पास सिनेरियो है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म यानी मेल पार्टनर सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज करता है हमारे पास, किसके साथ बाइंड करता है, अपना की जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। क्लियर? अल्टीमेटली हम कल क्या, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मिलियंस ऑफ स्पर्म है। अगर एक ही जाइगोट को इन जनरल हमारे पास अगर ढेर सारे स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देते हैं तो वो जाइगोट क्या हो जाता है हमारे पास, वायबल नहीं होता। इन जनरल वो जाइगोट क्या होता है, वायबल नहीं होता। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब इस चीज को रोकने के लिए कल हम लोग यहाँ पे थे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीस्पर्मी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक।
सभी को पता होगा, यहाँ पे छोटी बेसिक चीज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कि एग्जैक्टली कि हमारे पास ये कैसे हो रहा, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो रहा है तो कैसे हो रहा। बस क्वेश्चन समझने के लिए कि एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम द पॉलीस्पर्मी ब्लॉक से, तो वो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक दो टाइप का होता है, एक होता है फास्ट और एक होता है स्लो। यहाँ तक भी मैंने बता दिया था, एक होता है फास्ट और एक होता है स्लो। अब प्रॉब्लम क्या है कि पॉलीस्पर्मी ब्लॉक तुरंत काम करता है विद इन द 20 और 30 सेकेंड। जैसे ही हमारे पास फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि जैसे ही मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके 20 से 30 सेकेंड में, सोचो इतना फास्ट क्या होता है हमारे पास कि दूसरे स्पर्म की एंट्री को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब प्रॉब्लम इज दिस कि ये लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। याद करो, यहाँ पे लिंक जनरेट होगा, मैं कुछ नया नहीं बता रहा, ध्यान से समझो। जब हम लोग मसल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, किसको किसको याद है, डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, सॉरी नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर याद है किसी को? मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज कर रहे थे। डिपोलराइजेशन कैसे होता है, एनीवन? हाउ डिपोलराइजेशन अकर? डिपोलराइजेशन कैसे होता है गीतांशी, जल्दी बताओ, डिपोलराइजेशन कैसे होता है, एक लाइन में बताना। बोल लो भाई, बालिके बोल लो। सर जब देखो, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बदल जाता है। नहीं वो तो मैं समझ गया, पोटेंशियल बदल गया, लेकिन क्या होता है कितनी बार बता दिया है मैंने, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, भूल गए? जब भी हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम इनफ्लक्स गेटेड होगा, चैनल्स खुल जाते हैं। हाँ वेरी गुड, तो जब भी डिपोलराइजेशन की हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास जब सोडियम इनफ्लक्स होगा यानी मेम्ब्रेन के अंदर आएगा तो क्या होता है, डिपोलराइजेशन। तो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी इसी पे काम करता है, किस पे काम करता है, डिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है समझाने के लिए, बट कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। क्वेश्चन के लिए ये वर्ड याद रखना है, किस पे काम करता है, डिपोलराइजेशन पे। किस पे काम करता है, डिपोलराइजेशन पे वर्क करता है। अब होता क्या है, ये मान लो हमारे पास मेम्ब्रेन है, किसका, उस साइड का मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे हमारे पास ईबीआर पाया जाता है, यानी कि रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, स्पर्म जहाँ पे स्पर्म बाइंड होता है। ईबीआर का फुल फॉर्म मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर होता है। फुल फॉर्म याद नहीं रख, कोई बात नहीं, ये हमारे पास सिंपल समझो रिसेप्टर है। ये क्या हमारे पास रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर तभी काम करता है जब ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे नेगेटिव चार्ज है कंपेरिजन में, जैसा कि हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़े थे, याद करो। अब जैसे ही डिपोलराइजेशन होगा तो यानी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन क्या हो जाएगा, गेट से, सोडियम गेटेड चैनल से क्या आ जाएगा अंदर। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म इसके साथ बाइंड किया। तो क्या करोगे, तुरंत विद इन द 20 सेकेंड डिपोलराइजेशन करोगे। तो ये चीज क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव, दूसरे सिनारियो में क्या होगा, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ये मैच कर सकता है हमारे पास दो चैप्टर्स के साथ, अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ आ गया तो, क्योंकि ये बेसिक चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं नर्वस सिस्टम। अब सिनारियो उल्टा हो गया, जब ये डिपोलराइजेशन हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगा, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। अब इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो ना इसके लेयर पे इसेंशियल चाहिए हमारे पास प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होगा तो बाइंड नहीं होता है इसको। अब प्रोटीन बाइंड नहीं होगा अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो प्रोटीन फंक्शन नहीं करता, जिसके वजह से इसमें बाइंड नहीं करता। तो ये था फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। अब ये डिपोलराइजेशन आप सभी को पता है कि नॉर्मल हमारे पास डिपोलराइजेशन वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा कितना मिलीवोल्ट होता है इन सर जनरल? -70 मिलीवोल्ट। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, वेरी गुड सूरज, याद है, देखो ऐसे सबको पता होना चाहिए, -70 मिलीवोल्ट, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब सोडियम अंदर आ जाता है तो ये पता है कहाँ चला जाता है, +10 से 20 मिलीवोल्ट प्लस में चला जाता है। इतना ज्यादा जाने की वजह से बेचारा स्पर्म बाइंड ही नहीं कर पाता है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, और हो जाता है यहाँ पे फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्म। बट प्रॉब्लम है जिस हम लोग सभी पढ़े थे उसमें, किसमें, वही नर्वस सिस्टम में, कि देखे थे हम लोग, क्या देखे थे कि कुछ टाइम बाद हमारे पास क्या काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तो कुछ टाइम बाद ये फिर वापस से कैसे कर देगा, नॉर्मल कर देगा, वापस से क्या कर देगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। यानी कि कुछ टाइम तक ही सरवाइव कर सकता है फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ये तब तक संभाल के रखता है चीजों को जब तक स्लो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक, जो कि एनसीईआरटी में दिया है, ये काम ना करे। तो फास्ट समझना, डिपोलराइजेशन कॉन्सेप्ट पे है, कैसे है यहाँ पे मैंने बता दिया। तो ये तब तक संभाल के रखता है चीजों को जब तक हमारे पास स्लो एक्टिवेट ना हो जाए। इसी वजह से इसको एक नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन फेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फेज। कि यानी पर जो फास्ट पॉलीस्पर्मी ब्लॉक है कैसा फेज है, ट्रांजिशन फेज है। यानी कि बीच में कैसा काम करता है, ट्रांजिशन का काम करता है। कैसा काम करता है, ट्रांजिशन स्लो को आने से पहले।
अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है, एक्चुअल जो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक है यानी कि स्लो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक वो कैसा होता है। बहुत सारे टर्म है, मेरे सारे टर्म हटा दूंगा, कोई भी यहाँ पे पाथवे नहीं बताऊंगा, जस्ट सीधा सीधा बताऊंगा कि कैसे हार्ड हो जाता है। एनसीईआरटी में क्या दिया है, हार्ड हो जाता है, उसके बाद काम खत्म हो जाती है। चीजों को देख लेते हैं कि कैसे हार्ड होता है, उसके बाद याद रखना है हार्ड कैसे हो जाता है और चीजों को समझना है। अब हमारे पास इस मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास जो मेम्ब्रेन था, स्लो की बात करने यहाँ पे देखो थोड़ा सा। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या पाए जाते हैं हमारे पास, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या पाए जाते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होता है, जब हमारे पास एक स्पर्म आ जाता है तो इसके अंदर भी चेंजेस होती है। तो ये यहाँ पे कैल्शियम आयन आता है, यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयन प्रोड्यूस कर देता है। कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रख सकते हो, अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कैल्शियम काम करता है। अब ये कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम साइटोप्लाज्म में ज्यादा हो जाता है, ओवम के साइटोप्लाज्म में, तो ये मजबूरन वसी जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है ये बाइंड हो जाता है इसके मेम्ब्रेन से, ओवम के मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाता है, और ये अपना ढेर सारा प्रोटेनिशियस सिक्रेशन या एंजाइमेटिक सिक्रेशन कहाँ पे रिलीज कर देता है, कहाँ पे रिलीज कर देगा, प्री वेटेलाइन स्पेस में। कहाँ पे रिलीज कर दिया, प्री वेटेलाइन स्पेस में। क्लियर। अब ये प्री वेटेलाइन स्पेस में ये अपना सिक्रेशन रिलीज कर दिया। तभी ये क्या करता है, सिक्रेशन होने की वजह से दो तीन काम होता है, जिसमें से एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे वाटर का भी ठीक है ना, वाटर का भी रोल है, लेकिन वो छोड़ो। यहाँ पे क्या होता है, प्री वेटेलाइन स्पेस क्या करता है, ये केमिकल धीरे धीरे जो मेम्ब्रेन है, वेटेलाइन मेम्ब्रेन है, इसको थिकेंड कर देता है। इसको क्या कर देता है, थिकेंड कर देता है। धीरे धीरे का मतलब बहुत ज्यादा धीरे नहीं, विद इन द 1 मिनट ये काम हो जाता है। 20 सेकंड पहले वो संभाल के रखता है और 1 मिनट 45 सेकंड तक ये संभाल स्लो ब्लॉक पॉलिस्फर में हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्पर्म पहुंचे रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मल्टीपल स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा। इस चीज को प्रिवेंट कर देता है स्लो पॉलिस्फर ब्लॉक। अब ये कैसे हुआ, थिकेंड किया, पहला काम। दूसरा काम क्या करता है ये, कि इस मेम्ब्रेन में क्या जाता है, यहाँ पे कैल्शियम आने की वजह से अनदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, और ये प्री वेटेलाइन स्पेस के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है ये कैसा हो जाता है, हार्ड। ये कैसा हो जाता है हमारे पास, हार्ड। और तीसरा चीज, वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है। वाटर कंटेंट क्या करता है कि इसके थिकनेस को बढ़ा देता है। तो इस तरह से हमारे पास बेचारा स्पर्म आ तो जाता है, क्योंकि रिसेप्टर बहुत ढेर सारे हैं, कितने रिसेप्टर डैमेज करेंगे, बट ये इसको क्रॉस नहीं कर पाता और मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो पॉलीस्पर्मी ब्लैक। पहले कौन सा आता है, फास्ट, उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, स्लो। तो स्लो के लिए क्या आपको याद रखना है कि ये हमारे पास किस पे डिपेंड है, एंजाइमेटिक रिएक्शन पे डिपेंड है। किसमें हमारे पास, इसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे क्या काम करता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे कौन काम करता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ पे, मेम्ब्रेन पे बाइंड हो गया, मेम्ब्रेन पे बाइंड हो गया, अपना सिक्रेशन कहाँ पे डाल दिया, सिक्रेशन डाल दिया प्री वेटेलाइन स्पेस, और वहां पे चीजों को जब भी हमारे पास ये थिकेंड हो जाता है प्री वेटेलाइन का मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इन्वेलप। क्या बोलते हैं इसको, इन्वेलप। कैसा हो गया, हार्ड हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेलप, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर या थिकेंड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो इस तरह से हमारे पास स्लो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक काम करता है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलें, जल्दी बताओ। यस सर, पक्का समझ में आया ना, ये तुम लोग क्या सर बातें सर ये करते रहते हो। मेम्ब्रेन मतलब थिकेंड कैसे हो जाती है? अब उसके लिए तुम्हें IP3 का पूरा कास्केड पाथवे बताना पड़ेगा, जिसमें हम लोग देखते हैं इंस्टॉल फॉस्फेट 3, जो हम लोग उसमें पढ़े थे हार्मोनल में, वो हमारे पास चेंज करता है, उसकी कोई जरूरत नहीं। बस ये मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, प्रोटीन्स को, आपको पता है कोई चीज तोड़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन होगा, तो कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट बनता है। उस बाई प्रोडक्ट की वजह से ढेर सारे प्रोटीन यहाँ पे काम करते हैं, जैसे GLC, ग्लूकोसामाइन, अलग अलग, कोई जानने की जरूरत नहीं, 150 मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरा कैस्केड पाथवे चलता है, उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली ये थिकन होता है, और ये कैस्केड पाथवे बहुत ही तेजी के साथ होता है। ओके सर। सर इसको बोलते क्या यहाँ थे, अभी आपने एक वर्ड बताया था। किसको, सर ये जो किस, थिकेंड मेम्ब्रेन है। इनवेलप। ओके ए, सर। यहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें मत करो, बहुत मारूंगा मैं। चलो आ जाओ, जिसको जो करना है वो करो, इट्स राइट। चलो आ सर जाओ, ध्रुवराज नेक्स्ट हमारे, तिवारी से कोई है सर? अरे कोई बात नहीं, मैं ऐसे स्पैम को कुछ कोई मतलब नहीं रखता लिखने का, हमें कोई मतलब नहीं। चलो आ जाओ वापस, ये क्या हो गया हमारे पास IP3।
अरे IP3 बोल रहा हूँ, ये सब हमारे पास कंडीशंस थी और इस तरह से हमारे पास पॉलीस्पर्मी ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अपने वापस टॉपिक से जाते हैं, यानी कि अल्टीमेटली इसके बाद स्पर्म किसके साथ फ्यूज होता है। अल्टीमेटली स्पर्म किसके साथ फ्यूज होगा, ये है ओवम, और इसके साथ क्या फ्यूज हो गया हमारे पास, स्पर्म। अल्टीमेटली ये क्या बन गया, जाइगोट। विवेक डोंट रिस्पॉन्ड, सर इसको निकाल रिकॉर्डिंग दो हो ना, रहा है वो बाद इरिटेट कर रहा में। है, इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहा है। तो देखो ही मत, मेरे को तो पता ही नहीं था, अभी मैंने सर ध्यान पूरी दिया, कोई स्क्रीन बात पे नहीं। आ रहा है मैसेज। अच्छा मेरे पे, अच्छा ऐसा होता है क्या, हाँ क्योंकि सर। मेरे को दिखाई नहीं देता ना। तो इसको एक्सेस कौन दिया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक्सेस दिया नहीं था, कोई ना कोई दिया होगा, क्योंकि ये क्या है कि यही आईडी अब सब जगह यूज हो रहा है। स्पैमर आ गए क्लास में। क्योंकि मैंने कई बार ये आने की कोशिश किया था, बट हमारे पास मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। डन, चलो आ जाओ। अरे हैकर कुछ नहीं, कोई ना कोई एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्योंकि होता है ना जल्दीबाजी में, क्योंकि आईडी अब, क्योंकि जनरली मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ अगर बिना नाम का कोई आता है, या फिर वो मेरे को पहले से बता दे, या फिर मम्मी के नंबर से आता है टाइटल मैच कर जाता है, इसलिए वो हो जाता है, कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। चलो आ जाओ, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं, आगे चले, समझ में आ गया ना। चलो ये बहुत अच्छा इवेंट था, इससे एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है सर्सन रीजन में, बिल्कुल भी, और स्टेटमेंट सही गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं फ्रॉम दिस टॉपिक फर्टिलाइजेशन से, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक से, ठीक है। अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो गया, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक कर लिए हम लोग, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करा लिए और क्या बना लिए, जाइगोट। जब जाइगोट बना लिए तो हमारे पास क्या हो गया, 2n। 2n में आपने देख लिया कि सारा पार्ट किसका होता है, मदर का होता है, मेल का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। अल्टीमेटली जब जाइगोट बन गया तो अब इसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन भी एक मतलब सिस्टमेटिक प्रोसेस है, किसके बाद क्या होता है, और चीजों को ध्यान से समझना है कि ये इम्प्लांटेशन कब कैसे, ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास मैच करने के लिए, मैच करने, ध्यान रखना इम्प्लांटेशन में मैच वाले क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बार बार लिख रहा हूँ, पहले ये सब नहीं बताता था। मैच वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है। सबसे पहले इम्प्लांटेशन एक वैसा प्रोसेस है जहां पे जाइगोट बनने के बाद अल्टीमेटली ये जाइगोट, 2n वाला जाइगोट, अल्टीमेटली कहाँ पे इसको इम्प्लांट होना है, यूट्रस के वॉल, कहाँ पे, यूट्रस वॉल में। अब यहाँ पे इसके अंदर सिक्वेंशियल चेंजेस होता है, क्या होता है हमारे पास, सिक्वेंशियल चेंजेस, शॉर्ट में जाना है, सिक्वेंशियल चेंजेस, और यूट्रस वॉल में हो जाता है। अगर ये यूट्रस वॉल के अलावा, कहाँ पे, यूट्रस के अलावा, यूट्रस वॉल के अलावा यानी एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं और, कहीं और, कहीं और ये अगर इम्प्लांट हो गया तो वो फर्टिलाइजेशन, सॉरी वो जाइगोट को हम लोग नेचुरली भी, अगर हमें पता चल जाता है, समटाइम नेचुरल भी, समटाइम हमारे पास नेचुरल नहीं डिस्कार्ड हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, तो डॉक्टर उसे टर्मिनेट कर देता है, और उस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, समझ गए क्या बोलते हैं उसको, एक्टोपिक। अगर यूट्रस वॉल के अलावा कहीं भी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी क्या होता है, तो सिंपली प्रेगनेंसी जब तक हमारे पास यूट्रस वॉल में अटैच नहीं हो जाएगा अच्छे तरीके से एंड्रोमेट्रियम के साथ, तब तक हम उसको प्रेगनेंसी नहीं मानते हैं, चाहे कितना भी मरोला बना लो, कुछ भी बना लो, जब तक अटैच नहीं होगा तब तक हमारे पास प्रेगनेंसी उसको नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कि इम्प्लांटेशन जाइगोट बन गया, तो अब इस जाइगोट के बाद चीजें कैसे कैसे होती है। अब जब हमारे पास थोड़ा सा बैक में जाएंगे, ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन, ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग मान के चलते हैं कि मोस्टली इंसेमिनेशन क्या होता है हमारे पास, नेचुरल होता है। सम केस में हमारे पास जैसे कि अगर कोई डिजीज है तो वहां पे हम लोग इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल भी कर लेते हैं, या फिर किसी को पर्टिकुलर लोगों का ही चाहिए तो उस केस में। बट हमारे पास क्या होता है, जनरली क्या होता है हमारे पास, नेचुरल इंसेमिनेशन हो गया, उसके बाद हमारे पास जो स्पर्म होता है, कौन सा स्पर्म, स्पर्म क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर विग्रस मोटिलिटी या बहुत ही ज्यादा ये क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है या मेच्योर हो जाता है और ज्यादा, कहाँ पे हमारे पास, तो यूट्रस में। कहाँ पे, यूट्रस में इसको और सपोर्ट मिल जाता है, कहाँ तक हमारे पास,
और तेजी से ये क्या करने लगता है, स्विम करने लगता है, और तेजी से क्या करने लगता है हमारे पास, स्विम करने लगता है। और अल्टीमेटली ये कहाँ पे पहुंच जाता था हमारे पास, एम्पुला पे, जहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसी फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो बन गया तो अब ये सबसे पहले इसका स्टेप होता है कि जाइगोट बन गया, तो इस जाइगोट के अंदर ये टीएन लिख रहा हूँ, मतलब जाइगेट है। फिर क्या पाया जा रहा है, जोनल, ये क्या हमारे पास, जेपी। जाइगोट बनने के बाद भी स्टिल भी हमारे पास जोना प्लेसूडा लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है हमारे पास, जोना प्लेसूडा लेयर क्या है हमारे पास, प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, क्लीवेज। मैं कई बार आप लोग से पूछा हूँ, क्लीवेज में और डिवीजन में क्या अंतर है, सभी को पता है क्लीवेज और डिवीजन में क्या अंतर है। तो अब इस जाइगोट के अंदर कभी भी हम लोग डिवीजन नहीं लिखते हैं, जिसको पता है बोल दो, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और डिवीजन सर कभी भी आपने नहीं लिख सेल सकते हैं। डिवीजन में बताया था। हाँ, ये मतलब जनरली कई बार ऐसे सर भी बताया था जब क्लीवेज प्लांटिज्म डिवीजन में में पढ़ा रहा था। साइटोप्लाज्म ग्रोथ नहीं होती, मतलब हैं? कम होती है। कौन बोल दी? ग्रोथ पे सब्सेंट होता है सर। हाँ, और और वो डिवीजन होती है बट वॉल्यूम सेम प्लाज्मा, रहता है उसका। कंप्लीट ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब एक ही पेरिफेरी के अंदर सारी चीजें डिवाइड होता रहता है, बट पूरी तरह से सेल अलग नहीं होता, सेपरेट नहीं होता। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्योंकि सेपरेट हो जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगी, सेपरेट नहीं होता। क्लियर हो गया। अब ये हो गया हमारे पास क्लीवेज। इसके अंदर जब क्लीवेज स्टार्ट होता है, क्लीवेज हो गया, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, कितना, 2 4 8 16। इसके अंदर कितना सेल बन गया, 2 4 8 16। जब भी हमारे पास 2 से 16 के बीच में होता है, तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। यानी सॉरी, स्टेज को नहीं, एक एक सेल जो बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। एक एक सेल जो बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। क्लियर हो गया। जितने भी डॉटर सेल बना इस क्लीवेज से, मान लो इसके अंदर मैंने क्लीवेज कर दिया, तो एक एक मान लो ये सेल बना दिया मैंने, इतने तक, कितना बना दिया, 16 तक। तो एक सेल को हम लोग क्या बोल देंगे, ब्लास्टोमियर्स। ये जो डॉटर सेल है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ध्यान रखना, ब्लास्टोसील नहीं है, ब्लास्टूला नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट नहीं है, दिस इज ब्लास्टोमियर। ये क्या हमारे पास डॉटर सेल्स है, यानी क्लीवेज के बाद जो डॉटर सेल्स बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। अब जब 8 से 16 स्टेज, 8 से 16 सेल वाले ब्लास्टोमियर को हम लोग पर्टिकुलर नाम देते हैं। सपोज डेट ये अभी भी हमारे पास जोना प्लेसूडा के लेयर है, ये जोना प्लेसूडा के लेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैंने सेल कितना बना दिया, मान लो ये सेल कितना है हमारे पास, 8 है। कितना बना, 3 3 6 7 8, 8 मैंने बना दिया। देखो कुछ काम आ गया, चलो कोई नहीं। ये क्या होता है हमारे पास, 8 से 16 स्टेज में जब हमारे पास सेल पहुंच जाता है, तो इसको हम लोग, इस ब्लास्टोमियर के सेल्स के ग्रुप को हम लोग नाम दे देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मोरूला। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरूला। क्लियर हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरूला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आगे चले, ठीक है। चलो, अब ये क्या बन गया हमारे पास, मोरूला। अब मोरूला क्या होता है हमारे पास, कि ये जो मोरूला के जो ब्लास्टोमियर है ये अरेंज हो जाते हैं 2 पार्ट में। अरेंज क्या हो जाते हैं, जो सेल्स है हमारे पास 8 से 16, और भी डिवाइड करेंगे आगे, आगे अरेंज हो जाते हैं 2 पार्ट। किसमें, 2 पार्ट में ये अरेंज हो जाते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है 2 पार्ट में, अब ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो अरेंजमेंट ऐसे कर दिया, ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और इसी के नीचे हमारे पास और भी सेल्स पाई जाती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर, कितनी बार एन लिख दिया, इनर मास, इनर मास सेल। तो 2 टाइप के सेल हो गया, एक ट्रोफोब्लास्ट सेल हो गया और दूसरा क्या हो गया, इनर मास सेल हो गया। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये मूवमेंट करता है फैलोपियन ट्यूब में, और ये कहाँ पे जाता है, यूट्रस के पास चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, यूट्रस के पास चला जाता है। कहाँ पे चला गया, यूट्रस के पास चला गया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, आगे चलें। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूट्रस में कौन जाता है, मोरूला, ब्लास्टूला या ट्रोफोब्लास्ट, कौन जाता है। अब इसी ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर और इस ट्रोफोब्लास्ट वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ध्यान से समझ, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या बना हमारे पास, मोरूला, और मोरूला के अंदर है क्या, तो ब्लास्टोमियर्स है। क्लियर। उसके बाद क्या बना हमारे पास, डेट इज ब्लास्टोसिस्ट।
ब्लास्टोसिस्ट में क्या है, दो टाइप के डिफरेंशिएशन हो गया। बाहर वाले को क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, इनर मास सेल, ठीक है, इनर सेल मास, ठीक है। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। तो अल्टीमेटली इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं हम लोग, ब्लास्टोसिस्ट। और इस ब्लास्टोसिस्ट में देखते हैं यहाँ पे कैविटी पाई जाती है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, हमारे पास कैविटी पाई जाती है। और इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कैविटी प्रेजेंट है, दैट कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिल। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ब्लास्टोसिल यहाँ तक बन गया, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आगे चले। विवेक का नेट खत्म हो गया, मार खाएंगे बच्चे, सुबह सुबह नेट खत्म कर दूं। चलो देखो कुछ काम आ गया, तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, चलो कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब इस ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ पे, हमारे पास यूट्रस वॉल में। अगर यूट्रस के पास इम्प्लांट हुआ तो उसको बोलते हैं ट्रू प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी। अगर इसके अलावा कहीं और हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्या लिखे सर, ब्लास्टोसिल तो एक और जगह, नहीं नहीं, ब्लास्टोसिल कैविटी होता है। अब मतलब जगह में क्वेश्चन आपका समझा नहीं सूरज, बोलो कोई बात नहीं। बोलो बोलो, वॉइस ऑन करके बोल लो, कोई बात नहीं। ब्लास्टोसिल पूरे बायोलॉजी में कहीं और था, ये बोल रहा हूँ। यस सर। कहाँ पे बात है बताओ। सर एनिमल किंगडम। हाँ, तो एनिमल किंगडम में हम लोग क्या पढ़ते थे, याद करो। एनिमल किंगडम में हम लोग जब डेवलपमेंट स्टेज पढ़ते थे, जब वहां पे एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म था, तो वहां पे भी ब्लास्टोसिल कैविटी आती है। तो ये वही वाला ब्लास्टोसिल है, समझ गए, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस होती है तो उस केस में, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के केसेस में। चलो वेरी गुड, आपने वहां पे भी याद था, तो ये वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास अल्टीमेटली ये हो गया। तो अब इस चीज को समझना है कि अब एंडोमेट्रियम, यहाँ पे थोड़ा कहानी बना देते हैं, मतलब फिगर बना देते हैं। सर जो सिलेंटेड्स की कैविटी थी उसे कहते हैं ना, मतलब पूरा दो ब्लास्टोसिल। सिलेंट्रेट की कैविटी, उसको ब्लास्टोसिल नहीं, उसको तो कुछ और बोलते हैं, सिलेंट्रॉन बोलते हैं इसको तो। नहीं सर, दो नाम थे ना। सिलेंट्रेट की कैविटी, यस सर, सर आपने बताया था। सिलेंट्रेट कैविटी, क्योंकि सिलेंट्रेट की कैविटी को तो हम लोग सिलेंट्रेट बोलते हैं, अरे सिलेंट्रॉन बोलते हैं, उसी के नाम से होता है, ओके सर। ठीक है। और वहां पे ये भी चीज होता है कि हमारे पास सिलेंट्रेट एक बेसिक बहुत ही ज्यादा बेसिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब भी हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो जब हमारे पास डेवलप भी हो गया, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टिल बहुत कम है। तो वहां पे उस कैविटी को ब्लास्टोसिल बोल देते हैं, बट वो है क्या, क्योंकि वहां पे भी कुछ ही लेयर है। आप सभी को याद है सिलेंट्रेट में क्या होता है, दो जर्म लेयर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन सा होता है, सिलेंट्रेट एक्टोडर्म और डिप्लोब्लास्टिक या एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो पक्का, सर, यस सर सर। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक यस एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक है। तो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, जब भी डिप्लोब्लास्टिक होगा वो हमारे पास सिलोम का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने ये भी बताया था। तो वहां पे क्या होता है, दो ही लेयर होता है, तो उसके बीच वाले कैविटी को हम लोग सिलेंट्रॉन या ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बट वो भी तो सेम चीज हो गया ना। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा था, ये देखो, ये क्या हो गया हमारे पास, यूट्रस। यहाँ की कहानी हमें नहीं मतलब है। अब यहाँ से देखो हमारे पास जाइगोट यहाँ से प्रोपागेट किया, ऐसे किया ऐसे किया, और ये है हमारे पास एंड्रोमेट्रियम, ठीक है। ये क्या हमारे पास, एंडोमेट्रियम, ठीक। अब इस एंडोमेट्रियम पे क्या आ गया था बेचारा हमारे पास, ट्रोपोब्लास्ट। क्या आ गया था, ट्रोपोब्लास्ट। अब टाइम लेता है और धीरे धीरे एंडोमेट्रियम था, ये इसको चारों तरफ रैप कर लेता है। अभी रैप करने से पहले एक छोटा सा काम होता है, ध्यान से समझना। जब भी रैप होगा, तो अभी तक मैंने क्या बताया था, इसके चारों तरफ कौन सा था, जेपी था, जोना प्लस था। लेकिन जैसे ही ये इसके साथ अटैच होता है एंडोमेट्रियम पे,
तो यहाँ से जो इनर सेल मास है, यानी कि ये वाला जो लेयर है पूरा, ये जो सेल है, ये सेल क्या होता है, इसके ऊपर का जेपी क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। जेपी क्या हो जाएगा हमारे पास, रप्चर हो जाता है। ठीक, अब ये जब भी हमारे पास जेपी रप्चर होता है तो यहाँ पे एक बहुत ही घटना हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स में जो बेबी होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं। याद है आप सभी को आइडेंटिकल ट्विंस देखा है? जैसे वो मिन्नी चिन्नी, पता नहीं इंस्टाग्राम पे 2 लड़कियां हैं, नाम नहीं पता मुझे, मेरे ख्याल ऐसे से कुछ नाम, इंस्टाग्राम पे नहीं देखा। कोई बात नहीं, अगर जो लोग जानते होंगे। बस आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, देखो आईडी में क्या बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, 2 चीज, कि उनका सेक्स भी सेम होगा, ध्यान रखना, सेक्स सेम, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ, फिंगरप्रिंट भी सेम होता है। फिंगरप्रिंट का मतलब फिंगर का प्रिंट, ना कि डीएनए फिंगरप्रिंट, दोनों वर्ड, ये सब कुछ क्या होता है, इनका सेम होता है। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब ये जाइगोट इम्प्लांट होता है तो सम टाइम ये क्या होता है, मतलब जाइगोट बोल रहा हूँ, जब ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है अल्टीमेटली ये क्या होता है, कई बार ये 2 पार्ट में टूट जाता है। कितने पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट में टूट गया। अब ये एंडोमेट्रियम पे क्या होता है, 2 जगह, यहीं पे, नहीं नहीं, फिंगरप्रिंट सबका सेम कहाँ होता है, फिंगरप्रिंट तो सबका आइडेंटिकल होता है ना सर, नहीं नहीं, फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है, इवन फिंगरप्रिंट भी और डीएनए फिंगरप्रिंट तो बिल्कुल अलग होता है। नहीं नहीं, लेकिन आईडी का नहीं होता ना, तभी तो मैं बोला आइडेंटिकल ट्विंस, और रीजन है मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास क्या हुआ, ये जाइगोट, अब देखो, अब ऐसा क्यों हुआ कि ये हमारे पास इनर सेल मास है, इसकी कैपेबिलिटी है, ये जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बना, इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये सारा ऑर्गन सब कुछ बना सकता है, डिवाइड करके सब कुछ A to Z बना सकता है, इसके पास सारी कैपेबिलिटी है। और इसके पास क्या क्या आया था, जो भी आया था मदर से आया था, और जे भी यहाँ से आया था, फादर से न्यूक्लियस आया था। लेकिन जाइगोट तो एक ही बना, यहाँ पे स्पर्म भी एक ही था, यहाँ पे ओवम भी एक ही था, तो इसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती, इसके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आई। तो अब ये 2 पार्ट में टूट भी गया पूरी तरीके से, ये 2 पार्ट में पूरी तरीके से टूट गया। तो अगर कई बार ये होता है टूटता है लेकिन पूरा नहीं टूटता है, तो देखते होगे आप लोग, न्यूज में देखे होगे कुछ बच्चों का सर 2 है, बाकी बॉडी एक है। लेकिन ऐसे केस में आप हमेशा देखोगे कि दोनों का सेक्स सेम होता है, या तो फीमेल होंगी या तो मेल होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक ही जाइगोट से। और ये टूटता कब है, तो ये जो जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो भी आईडी होता है ये बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, रेयर चांस होता है कि हमारे पास ये टूट जाए 2 पार्ट में, और इसके वजह से क्या हो जाती है, हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस हो जाते हैं, या मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि जितने भी ट्विंस है, जितने टाइप के ट्विंस हैं, सबसे ज्यादा कैरेक्टर मैच किसमें होता है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। ठीक, किसमें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। क्यों, क्योंकि एक ही ट्विन से हमारे पास क्या होते हैं, बेबी 2 बन जाते हैं अलग अलग। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, तो 2 बेबी बन जाते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इम्प्लांटेशन हो गया। अब इम्प्लांटेशन हो गया तो जैसे इम्प्लांटेशन होगा, ये एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से घेर लेगा, कि ताकि आगे चल के ये फर्दर कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे इम्प्लांटेशन होगा, अब इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी। फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट। इसके पहले तक जितने भी इवेंट थे वो प्रेगनेंसी को जस्टिफाई या डिनोट नहीं करता है। कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ब्लास्टूला बन जाता है, बट वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है, तो भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि दे आर नॉट प्रेग्नेंट। यानी प्रेगनेंसी तभी होगी जब यूट्रस वॉल में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी कंडीशन में हम लोग प्रेगनेंसी को नहीं मानेंगे। तो ये लाइन स्टेटमेंट और उसमें आ सकता है कि कब मानेंगे, जब तक वो अटैच नहीं होता है तब तक ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये यूटेराइन वॉल होता है, जब इसको कवर किया करता है, ये बहुत ही कैसे करता है, फास्ट करता है। कैसे करता है, बहुत ही तेजी के साथ इसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। चलो, प्रेगनेंसी हो गया, यहाँ तक इम्प्लांटेशन हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल प्रेग्नेंट हो गया। अब प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है हार्मोन से, वो चीज मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। इस पूरे इम्प्लांटेशन से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट में मैं बता दे रहा हूँ ऑनलाइन में, जरूरी नहीं कि आप नोट्स में इतना सारा कुछ लिखो। तो सबसे पहला होता है हमारे पास जाइगोट, सारे के सारे 2n है। अब ये क्लीवेज होता है, क्लीवेज को हम लोग क्या बोलते हैं,
दैट इज, ये भी एक तरह का माइटोसिस है, यानी कि कोई भी जेनेटिक अल्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, जाइगोट से क्या बना हमारे पास, मोरोला। ठीक है, मोरोला से क्या बना हमारे पास, ब्लास्टूला। ठीक है, ब्लास्टूला क्या कर जाता है, इम्प्लांट कर जाता है। कहाँ पे इम्प्लांट करता है, यूट्रस वॉल में। यूट्रस वॉल में भी कहाँ पे करता है, तो एंडोमेट्रियम पे। कहाँ पे होता है, एंड्रोमेट्रियम पे। ये हमारे पास सीक्वेंस था। ठीक है, अब इसके अंदर मोरोला तक हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट नहीं होता है, सॉरी ब्लास्टोसिल नहीं होता है। ठीक है, और जो एक एक सेल प्रेजेंट होती है इन सभी के अंदर, उन एक एक सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लास्टोमियर। यानी मोरोला किससे बना है, ढेर सारे 8 से 16 ब्लास्टोमियर से। तो ये चीज हमें याद रखना है। तो हम लोग यही पढ़े, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से ये है। और दूसरा हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये ट्रोफोब्लास्ट वाला लेयर और इनर सेल मास। तो जो एग्जैक्ट हमारे पास जो एम्ब्रियो बनता है, ध्यान रखना है, एग्जैक्ट एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड बाय द इनर सेल मास। जो एक्चुअल में जो एम्ब्रियो कौन बनाता है हमारे पास, इनर सेल मास बनाता है। कौन बनाता है, इनर सेल मास बनाता है। बस ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा। टेस्ट मंडे को होगा। नहीं, वेडनेसडे को लूंगा, तब तक आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, देखो सभी लोग अटेंड करना वाला, देखो ऐसे कम कम करते हो फिर वो पेस टीचर भी डिमोरलाइज होता है। मैं तो सभी को बोलूंगा ग्रुप में, जैसे आप लोग एटलीस्ट 50-60% तक करो। मैं, मुझे पता है 100% कोई नहीं आ सकता, बट फिर भी 60% तो आओ। ठीक है, देने के लिए रेडी हो ना, एक्सक्यूज तो नहीं दोगे, क्योंकि काफी मेहनत लगता है बालक पेपर बनाने में, पर्टिकुलर वैसा डिजाइन करना पड़ता है। अदिति इतना लेट क्लास क्यों ज्वाइन किया, यानी इशू। सर वही है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक चैप्टर का। हाँ हाँ, बस केमिकल कोऑर्डिनेशन से 10 ही क्वेश्चन होंगे, वो भी डायरेक्ट नहीं होंगे। ठीक है सर। ऐसे ऐसे क्या होगा कि आप लोग का 11 साथ साथ रिवाइज होगा, तो आप लोग खुद करोगे नेटवर्क से। ओके, और सर कोशिश करो एनसीईआरटी से भी बात होंगे क्या? हाँ, मोस्टली एनसीईआरटी बेस होंगे, या फिर जो मैंने पढ़ाया है एक्स्ट्रा उससे होंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ अलग नहीं है। मतलब मैं बहुत ज्यादा अलग क्यों पढ़ाऊंगा, तुम खुद ही सोचो क्यों पढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे खुद पता है कि लॉट्स ऑफ बर्डन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। बस वही चीज मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ जो आपके काम का, इसलिए टेंशन मत लो। चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे पास। अभी इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है हमारे पास कि ट्रोफोब्लास्ट पे हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ट्रोफोब्लास्ट पे हमारे पास क्या जनरेट हो जाते हैं, फिंगर लाइक। जो हमारे पास ये था, ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स थी। अब ऐसा क्यों हुआ, जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है तो सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज। ये सभी को क्लियर है, ये हर जगह आ जाता है। फिंगर लाइक, माइक्रोविलाई, कहीं भी ऐसे आ जाएगा। इससे क्या फायदा होता है, कम एरिया में ज्यादा सरफेस एरिया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर हो गया तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे विलाई का नाम अलग रख दिया, कोरियोनिक। क्या रख दिया, कोरियोनिक विलाई। ठीक, अब ये कोरियोनिक विलाई को चारों तरफ सराउंड कर लेता है एंडोमेट्रियम की वॉल, और यहाँ से क्या हो जाता है हमारे पास, प्रेगनेंसी हो जाता है। ठीक, अब ये कोरियोनिक विलाई एंड यूट्रस क्या करता है, एक साथ इंटीग्रेट हो जाता है। कौन कौन, कोरियोनिक विलाई और यूट्रस का वॉल। यूट्रस का मतलब, यूट्रस का वॉल क्या करता है, एक साथ कॉर्पोरेट कर लेता है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जब भी ये स्ट्रक्चर एक साथ कंबाइंड हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं फिटस। एंड अब इसका मैटरनल बॉडी से अटैचमेंट हो जाता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिस मेम्ब्रेन को बैरियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, कौन कौन इनकॉर्पोरेट हुआ, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोरियोनिक विलाई, ये क्वेश्चन वाइज है। प्लस यहाँ पे क्या अटैच हो गया, यूटेराइन वॉल। और एग्जैक्ट बोले तो कौन सा, एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल जब आपस में मिल गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, इंटरडिजिटेटेड हो गया। एनसीईआरटी के शब्द में क्या होगा, इंटरडिजिटेटेड। मतलब कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसके साथ ऐसे जैसे आप लोग फिंगर फंसाते हो वैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो इस पूरे स्ट्रक्चर क्या हो जाता है हमारे पास, पूरा स्ट्रक्चर फंक्शनल हो जाता है। किसके किसके बीच में, हमारे पास डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में। किसके किसके बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में। और ये जो स्ट्रक्चर बना, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना,
अब ये प्लेसेंटा एक बैरियर है, तो प्लेसेंटा और बेबी के बीच में, प्लेसेंटा और बेबी के बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, उसको मैं यहाँ पे रफली थोड़ा सा बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। नीचे जाना पड़ेगा, देखो ये बन गया एंडोमेट्रियम, ये दोनों फ्यूज होता है। ठीक है, ये हमारे पास अल्टीमेटली देखो, ये पूरा यूट्राइन वॉल है, ये हमारे पास एम्ब्रियो बना रहा हूँ, ये देखो, ये हमारे पास क्या है? एम्ब्रियो। ये क्या है हमारे पास? एम्ब्रियो। सब लोग एनसीईआरटी में डायग्राम ये जरूर देख लेना। अब इस एम्ब्रियो से एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक, CORD क्या लिख दिया मैंने? अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड बन गया, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो बना, और इसके पहले हमारे पास क्या था? चारों तरफ एंडोमेट्रियम की वॉल है, चारों तरफ क्या हमारे पास? एंडोमेट्रियम की वॉल है, इसके चारों तरफ। अब ये जो एंडोमेट्रियम जैसे ही वॉल के पास जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे वाला, जब इंटरडिजिटेड क्या हुआ? दो चीज मैंने बताया, क्या क्या? चारों तरफ होता है, चारों तरफ। ये जो इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर है, कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इसी का दूसरा नाम है ब्लड, सिंपली क्या बोल सकते हैं इसको? बैरियर बोल सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास? बैरियर है। किसके किसके बीच में? ब्लड बैरियर मेन नहीं होता, बट ये किसके किसके बीच में बैरियर है? फिटस यानी कि एम्ब्रियो और फीमेल पार्ट मतलब मदर के बीच में, यानी मदर और फिटस के बीच में एक बैरियर लगा दिए, चेक पोस्ट समझ लो, बैरियर लगा दिए। उस बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा किसका किसका मिक्सचर है? कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन वॉल का। इससे क्या बन गया हमारे पास? प्लेसेंटा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में भी दे सकता है। चलो आ जाओ, ये था हमारे पास कहानी किसका? प्लेसेंटा का बनना। अब प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा का काम होता है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और साथ में CO2 लेता है। CO2 कौन लेके आता है? अम्बिलिकल कॉर्ड लेके आता है। अब यहाँ पे चीजों को समझो कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कुछ अलग से स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है? आर्टरी एंड वेन। क्या पाया जाता है? आर्टरी और वेन। यहां से सिर्फ क्या जाएगा? ऑक्सीजन। सर उल्टा लिख दिया, हाँ, रेड से बना रहा हूँ, देखो थोड़ा जूम कर लो। अब यहाँ से हमारे पास क्या है? बेबी के अंदर ऑक्सीजन, क्लियर। ग्रीन से बना दे रहा हूँ। अब यहाँ से क्या जाएगा अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू? CO2। और क्या होगा? CO2 प्लस वेस्ट, कौन सा? नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्योंकि जैसे जैसे बेबी डेवलप होगा उसके अंदर प्रोसेसेस होंगे, जब प्रोसेसेस होगा तो कोई ना कोई वेस्ट बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और उस बाई प्रोडक्ट को भी तो आगे पहुंचाना है। अब देखो, दो चीज ये हो गया। तीसरा चीज क्या होता है हमारे पास? कहाँ गया? हाँ, अब CO2 हो गया, O2 हो गया, CO2 प्लस नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, यहाँ से O2 आ गया। ये सारा कुछ किस क्या काम करता है हमारे पास? कौन काम करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। कहाँ तक ले जाता है? प्लेसेंटा तक। यानी कि प्लेसेंटा प्राइमरली किसको रोक लेता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी कि मदर का ब्लड बेबी के ब्लड से कभी भी इसको मिलने ही नहीं देता है। यहाँ पे सिर्फ क्या जाता है? न्यूट्रिटिव मटेरियल, न्यूट्रिटिव टिश्यू। हाँ, O2 के साथ और क्या जाता है? न्यूट्रिटिव मटेरियल। O2 के साथ क्या जाता है हमारे पास? न्यूट्रिटिव टिश्यू। यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी तक क्या पहुंचता है? न्यूट्रिटिव मटेरियल एंड O2। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होने देता है कौन? दिस प्लेसेंटा। अब यानी कि जो बेबी के अंदर ब्लड है वो उसका खुद का है, वो उसका किसका है? खुद का है, मदर का नहीं है। यही वजह है कि जब भी बेबी होता है तो जरूरी नहीं है जो मदर का हमारे पास ब्लड ग्रुप हो वो बेबी का हो। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग पढ़े थे, याद करो, सर्कुलेशन में जब हम लोग देखे थे इरिथ्रोवेटालिस फिटालिस, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मदर क्या थी हमारे पास? नेगेटिव थी,
अगर मदर नेगेटिव थी, फादर पॉजिटिव था, तो हमारे पास बेबी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं होता था। क्योंकि वहां पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को याद है गीतांशी? मैंने आपसे उस टाइम क्वेश्चंस भी पूछे थे। हाँ, वहां वही मैं बता रहा हूँ, वहां पे वो मिक्स नहीं होता है, वहां पे एंटीबॉडीज का प्रॉब्लम हो जाता है। जब पर्चुरेशन होता है, तो जब अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं, तो वहां पे कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड, कितना भी आप सफाई से काट लो, कुछ ड्रॉपलेट ऑफ ब्लड मदर के अंदर चला जाता है, और वो वहां पे परसिस्ट करता है एंडोमेट्रियम के अंदर। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होता है, तो वो उसको ट्रीट करता है एज ए एंटीजन, और एंटीजन को देखते ही मदर का एंटीबॉडी उसे किल कर देता है। ये याद आ रहा है? ये मैंने पढ़ाया था ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, तो वो इसी वजह से। चलो, ये थी कहानी हमारे वहां की, तो वो चीज यहाँ से मैच करता है। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे मिक्सअप आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे पढ़ ली और वहां पे भी रिकॉल कर दिया मैं आपको। जब मदर क्या होती है, RH नेगेटिव, फादर क्या होता है, RH पॉजिटिव, तो उस केस में हमारे पास पहले से जब बेबी प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट बेबी तक कोई दिक्कत नहीं होता है, जब बेबी प्रोड्यूस हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड डॉक्टर या कोई कट किया, तो कट करने के बाद सिर्फ ट्रेसेस ऑफ ब्लड, क्योंकि वो अल्टीमेटली अम्बिलिकल कॉर्ड मदर के अंदर जाएगा, तो वो ट्रेसेस ऑफ ब्लड कहाँ चला जाता है, परसिस्ट कर जाता है हमारे पास फीमेल बॉडी के अंदर, और विद इन द 1 मंथ 2 मंथ अब उस ब्लड के खिलाफ फीमेल बॉडी में एंटीबॉडी बन जाता है। और जैसे ही बेबी बनता है, और जैसे ही बेबी के अंदर ब्लड बनना शुरू होता है, अब क्या होता है कि वहां से उसे किल कर देता है। ये चीज होता है इरिथ्रोबैटलिस फेटालिस। चलो आगे चलें। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? चलिए बोलो, आगे चले ना। यस सर। चलो, ये सारा कुछ हो गया, तो देख लिया हम लोग एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कुछ नहीं है, आर्टरी और वेन पाया जाता है। अब वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट आता है, और यहाँ से क्या बाहर जाता है, CO2 और एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज होता है जो अभी 12th में भी आपको पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी में। किसमें पढ़ना हमारे पास? इम्यूनोलॉजी में। कि कौन सा IG सुना आप लोगों ने, इम्यूनोग्लोबिन? कोई सुना है? Yes, sir. एनीवन? थोड़ा बहुत भी? इम्यूनोग्लोबिन ए बी सी कितने टाइप का होता है? टाइप सारे नहीं पता थे। चलो देखो, IgG, IgM, IgA और IgD। अब इन चारों में से ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है और यहाँ पे प्लेसेंटा है, तो इम्यूनोग्लोबिन थोड़ा खतरनाक टाइप का होता है। और इन्हीं इम्यूनोग्लोबिन में IgG, कौन सा? IgG एक ऐसा एंटीबॉडी है कि जो क्रॉस कर जाता है, क्या कर जाता है हमारे पास, सॉरी, ये क्रॉस नहीं कर पाता है कहाँ तक हमारे पास, सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है IgM। सबसे बड़ा क्या होता है हमारे पास? IgM। अब IgM होता है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बेचारा क्रॉस नहीं कर पाता है, जिससे वजह से क्या होता है हमारे पास, क्रॉस नहीं कर पाता है। अब इकलौता हमारे पास IgM भी नहीं करता है, IgA भी नहीं करता है, अब बचता है हमारे पास IgG। अब IgG हमारे पास हाई मोलिकुलर वेट का होता है, बट स्टिल दे कैन क्रॉस। हाई मोलिकुलर वेट है, साइज साइज से भी बड़ा है, बट स्टिल, बट M से बड़ा नहीं। ध्यान रखना, M से बड़ा नहीं है, कि सबसे बड़ा कौन सा IG इम्यूनोग्लोबिन है, तो IgM। ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन पूछ देता सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, तो IgM। तो IgG एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो जिसका मोलिकुलर वेट हाई होने के बावजूद भी ये ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रांसफर कहाँ से हो जाता है, मदर टू फिटस। तो ध्यान रखना, अब फिटस के अंदर ये प्रोवाइड करता है इन्नेट इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करता है? इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है उसके पहले ही उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, क्योंकि मदर ने क्या प्रोवाइड कर दिया, IgG। इस चीज को हम लोग अगेन से इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा से IgG क्रॉस कर जाता है, यानी प्लेसेंटा से क्या कौन क्रॉस कर जाता है, IgG। तो प्लेसेंटा बेचारा कहाँ गया, प्लेसेंटा ये अनेबल हो जाता है, किसको, IgG को रोक नहीं पाता है। क्लियर हो गया? आगे चलें। यस सर। चलो, अब आई थी हमारे पास प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के दो काम हो गए, एक तो प्रोटेक्शन का, प्रिवेंशन का काम करना, दूसरा क्या होता है, इस IgG को क्रॉस करा देना, जिससे एंटीबॉडी मिल जाता है, जिससे हमारे पास इनेट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर कुछ हद तक। और भी इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, कैसे कैसे, वो बाद में हम लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास और भी क्या काम करता है कि ये जो प्लेसेंटा होता है, ये जो प्लेसेंटा होता है,
ये एक्टिवेट करते हैं, ध्यान रखो। प्लेसेंटा किसको एक्टिवेट कर देगा? प्लेसेंटा एक्टिवेट्स, प्लेसेंटा एक्टिवेट्स कौन से? एंडोक्राइन टिश्यूज को। किसको एक्टिवेट कर देगा? एंडोक्राइन टिश्यू का। अब यहाँ पे एंडोक्राइन टिश्यू को जैसे रिलीज करता है, यहाँ पे कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। यहाँ पे प्लेसेंटा क्या करने लगता है? एंडोक्राइन टिश्यू को सिक्रेट किया, और क्या सिक्रेट करने लगता है? कुछ हार्मोन्स। क्या प्रोड्यूस करने लगता है? फ्यू हार्मोन्स लाइक, ये हमें याद रखना है, प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करने लगता है। पहला है HCG, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG। क्लियर? सॉरी, मैंने यहाँ पे एक बड़ा छोटा बड़ा लिख दिया, बट ये होता है छोटा। ध्यान रखना, कई बार ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं कि हमारे पास HCG 2 जगह लिखा है, जल्दीबाजी में आपने कैपिटल वाला मार दिया तो हो जाएगा गलत। ह्यूमन में HCG में ध्यान रखना, H छोटा होता है, C और G बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट उसके पास क्या सिक्रेट करता है? HPL। क्या सिक्रेट करता है हमारे पास? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। देखो HCG तो सभी को पता रहता है, कई बार ये मिस होती है, तीनों हार्मोन याद रखना है। इसके अलावा क्या सिक्रेट करता है? एस्ट्रोजन। मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन बाद में जब बेबी प्रेगनेंसी हो जाता है तो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारे प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास प्रेगनेंसी बढ़ता है वैसे वैसे कॉर्पस लिटियम के बस का नहीं होता है प्रोजेस्टेरोन को बनाना, तो वहां पे उसका टेक ओवर काम करने लेता है, प्लेसेंटा ले लेता है, ताकि प्रोजेस्टेरोन इसेंशियल है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक, ये था हमारे पास 3 कहानी, और यहाँ से आपको याद रखना है कि इतने हार्मोन रिलीज करता है कौन? एक्टिवेट करके प्लेसेंटा एक्टिवेट कर दे जगह अपने चारों तरफ पाए जाए, अपने अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं एंडोक्राइन टिश्यू, और वो ये सब सिक्रेट करने लगता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी कहानी हमें थोड़ा सा पढ़नी है वो है हमारे पास HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये HCG आप लोगों ने देखा होगा, पड़ेगा नहीं जाता, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी। प्रेगानीज क्या होता है हमारे पास? ये क्या करता है? ब्लड के अंदर जब भी HCG प्रोड्यूस होता है तो ये कहाँ पे आ जाता है? HCG ब्लड में और यूरिन में। कहाँ पे चला जाता है? ब्लड में। अब सभी को पता है कि ब्लड में जाएगा तो यूरिन में आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि नेफ्रॉन काम करता है फिल्टर करने का, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड में रहता है। तो आप ब्लड टेस्ट करा के भी HCG का पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, या यूरिन को टेस्ट करा के भी पता लगा सकते हो आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। ये तब होता है जब एक सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है तब, उसके पहले HCG नहीं निकलता है, ध्यान रखना है। तब HCG लिख लेगा जब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्स 10 से 12 दिन, यानी कि जब भी क्वाइटस हुआ अगर वो फर्टिलाइजेशन हो गया तो अप्रोक्स 10 से 12 दिन बाद पता चलता है, या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में 7 डेज, किसी में 8 डेज, मतलब मान के चलो उन्होंने एवरेज 7 से 12 दिन के बीच में, किसी किसी का 20 दिन बाद भी पता चलता है। तो ये हमारे पास क्या होगा? HCG टेस्ट करते हैं हम लोग, या तो स्ट्रिप से कर लो या फिर ब्लड टेस्ट करा लो। स्ट्रिप पे क्या होता है? हम लोग यूरिन का सैंपल डालते हैं और ये पॉजिटिव दिखा देता है अगर उसके अंदर HCG पाया गया तो, क्योंकि HCG एक ऐसा हार्मोन है जब तक प्रेग्नेंट नहीं होगी लेडी तब तक रिलीज नहीं होता। अब जैसे ही बेबी बन गया बेबी धीरे धीरे हमारे पास अल्टीमेटली क्या करता है? प्रोलिफरेट करता है। क्या करता है हमारे पास? प्रोलिफरेट करता है। ओहो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं। चलो, अब यहाँ पे देखो और भी काम क्या करता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता है आगे की तरफ जाता है, जब हमारे पास फेजेज ऑफ प्रेगनेंसी आती है तो वहां पे ओवरी एक और हार्मोन सिक्रेट करता है। जब हमारे पास पर्चुरेशन होने से पहले ओवरी क्या सिक्रेट करता है? रिलैक्सिन। ये भी याद रखना, ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? रिलैक्सिन। यानी कि जैसे जैसे फेज बढ़ता है वैसे वैसे ओवरी क्या सिक्रेट करता है? रिलैक्सिन। ठीक है, ये सारा हार्मोन जितने भी है, HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब के सब, कॉर्टिसोल। अच्छा, विवेक एक क्वेश्चन पूछा था बट वो है नहीं यहाँ पे। कॉर्टिसोल मैंने कहीं पढ़ाया था, कोई बताएगा कहाँ पे पढ़ाया था? कॉर्टिसोल, और एक और चीज पूछा था, इंसुलिन पढ़ाया था, याद करो। सर वहाँ पर नहीं था, केमिकल कोऑर्डिनेटर। हाँ, ग्लूकागॉन भी पढ़ाया था, ध्यान रखना। कॉर्टिसोल और ग्लूकागॉन का दोनों काम यही होता है, यानी कि क्या बनाना, यानी कि ये क्या करता है हमारे पास?
क्या करता है, ग्लूकोज कहाँ बढ़ाता है ये बताना होता है। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम करना। ये दोनों का काम क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाना। अब कॉर्टिसोल का ही ट्रेड नाम होता है कॉर्टिसोन। एक दिन विवेक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कॉर्टिसोन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो ध्यान रखना ये जितने भी हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, ये सब के सब सपोर्ट किसको करता है, फिटल ग्रोथ को। और उसके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होने वाले मदर के अंदर, ऑब्वियस ही बात है कि कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे प्रॉब्लम का मतलब इफ्लक्स आते हैं, मदर्स को फील होता है। यानी उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है मदर के अंदर, जिसके अंदर उनको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स फेसेस होता है, जैसे नोजिया फील होना या फिर थकान होना, चक्कर होना। तो इस सारा चीज को मेंटेन कौन करता है, ये सारे के सारे हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। इसीलिए प्रेगनेंसी होने के लिए थायरोक्सिन का सही होना, टीएसएच का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी फीमेल में जिसका टीएसएच प्रॉब्लम है या फिर टीएसएच डिस्टर्ब्ड है, थायरोक्सिन T3 T4 डिस्टर्ब्ड है, तो उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है, ध्यान रखना है। तो ये जो डायरेक्ट रोल प्ले करता है थायरोक्सिन, क्योंकि उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है बट प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, या फिर हो जाए तो जैसे इम्प्लांट भी हो गया बट कुछ दिन बाद टर्मिनेट हो गया, तो उस केस में क्या होता है, मतलब एबॉर्ट हो गया, तो उस केस में हमारे पास थायरोक्सिन का मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारे पास ये प्लेसेंटा जैसे ही बनता है उसके बाद ये खुद चाहता है सारी चीज को मेंटेन करना, कि किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो बेबी को। चलो आगे चलें। मैं सोचा था आज खत्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक पड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा ही है। अब देखो, अब ये जब हमारे पास सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया, तो इम्प्लांटेशन के बाद हमारे पास ये डेवलप हो जाता है 3 जर्म लेयर में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये सीक्वेंस होता है, ध्यान से समझना कि सबसे पहले क्या बनता है, एक्टोडर्म, उसके बाद क्या बनता है मेसोडर्म, और उसके बाद क्या बनता है हमारे पास एंडोडर्म। अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा लाइन इधर उधर लिखा हुआ बट कोई बात नहीं, ये हमारे पास सच्चाई है, बट आपको वही याद रखना। रियलिटी में क्या होता है, एक्टोडर्म जो एनसीईआरटी में लिखा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और उसके बाद क्या लिखा है, तो बहुत ही तेजी के साथ बीच में इसके बाद क्या बन जाता है, मेसोडर्म, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे एनसीईआरटी को गलत इसलिए नहीं, वो हम बोलेंगे गलत इसलिए नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत पहले की बुक है, बाद में हमारे पास उस पर रिसर्च हुआ था, सी एलिगेंस पे। वहां पे पूरा रिसर्च होने के बाद एग्जैक्टली पता चला था कि सी एलिगेंस का हमारे बॉडी से अप्रॉक्स जीन्स मिलते हैं, तब बाद में हमें पता चला था कि एक्चुअल सीक्वेंस ये है। बट फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और तेजी के साथ इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, मेसोडर्म, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। बट फॉर द अदर एग्जाम्स, एडवांस लेवल के एग्जाम है एसओएफ, साइंस ओलंपियाड, उसमें आपको ये वाला सीक्वेंस याद रखना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, क्लियर है सभी को। फॉर द नीट एग्जाम उल्टा याद रखना है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अच्छा, सी एलिगेंस कोई देखा है रियल में, एनीवन? गूगल पे सर्च मारना आप, कीड़ा है, सब उसको जानते हो, बरसात के टाइम सफेद सफेद निकल जाता है नालियों से, वही होता है सी एलिगेंस। सोचो उसके ह्यूमन से सारे जीन उस पर इतने स्टडी हुए हैं, उतना ह्यूमन पे भी नहीं हुआ। सारा स्टडी पहले सी एलिगेंस पे होता है, उसके बाद ह्यूमन पे होता है। सी एलिगेंस हो गया, और भी एक दो एनिमल्स हैं, ड्रोसोफिला हो गया, एनिमल्स नहीं मतलब छोटे ऑर्थोपोड के मेंबर, ऑर्थोपोड एनिलेट्स के मेंबर सब। सी एलिगेंस सर नेट पे इनमें सर्च सर करना, आप लोग को अच्छा दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप ऐसे भी दिख जाता है, बट ये है कि माइक्रोस्कोप में लेकिन थोड़ा सर अच्छा से इनमें दिखता ऐसा है क्या कि इन पे करते रिसर्च, है। क्या क्या? इनमें सर ऐसा है क्या कि इन पे रिसर्च करते हैं पहले? हाँ, डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं कर सकते ना, बेचारा। चलो ठीक है, बाकी कॉल करते हैं, नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, बस थोड़ा सा टॉपिक है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल है हैंड रिटन, मैं आप सभी को भेज दूंगा। वहां पे हो सकता है कुछ चीजें ना मेंशन हो, बट ये स्लाइड भी मैं भेज दूंगा। स्लाइड शायद मैंने भेजा है ना, हाँ, कुछ भेजा है, मोस्टली भेजा है, एक दो नहीं भेजा है। चलो सबको अटैच करके एक साथ मैं भेज दूंगा। ठीक है, सभी को समझ में आया ना? देखो मैं स्लो पे जा रहा हूँ, एक ऑनलाइन पे तेज नहीं जा रहा, नहीं तो एक खत्म हो जाता जल्दी। पक्का सभी को समझ में आ रहा है ना? जल्दी बता दो, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। अर्शिका, अदिति, चंदन,
सर एक बात पूछ हाँ हाँ पूछो पूछो। सर, ये चेष्टा। कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? इसमें आपने एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बताया, लेकिन एनसीईआरटी में प्रोजेस्टोजेन लिखा है। नहीं नहीं मिसप्रिंट होगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? लेकिन सर प्रोजेस्टोजेन तो अलग होता है ना प्रोजेस्टेरोन से। प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करता है ये, क्योंकि बाद में प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज करेगा तो प्रेगनेंसी कैसे टिकेगी? सर फिर एमसीक्यू में आएगा तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऐसे नहीं, ऐसे इतना कंट्रोवर्शियल नहीं पूछते हैं वो लोग। प्रोजेस्टोजेंस देख लेते हैं एनसीईआरटी। प्रोजेस्टोजेंस सेम ही चीज है बालिके, कौन बोलते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन ये उसी का सिंथेटिक फेज है, आर्टिफिशियल पे। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन का। अब ऐसे ऐसे नए नए वर्ड्स क्यों लिख देते हैं एनसीईआरटी में? प्रोजेस्टोजेंस क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल फॉर्म है प्रोजेस्ट्रॉन का। ठीक है, उसी का दूसरा नाम है। जैसे अभी मैंने बोला कॉर्टिसोन का आर्टिफिशियल नाम क्या है? कॉर्टिसोल का कॉर्टिसोन, द सेम है, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन से। ठीक है, ओके सर। बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, मोस्टली सिंथेटिक, समटाइम नेचुरल। तो ये उसी का डेरिवेटिव है, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, दे आर द सेम डेरिवेटिव। चलो क्लियर हो गया? जिया, सागर, गीतांशी, देखो बोल नहीं रहे। गीतांशी, खुशबू, प्रवीण, आज प्रवीण का आवाज नहीं आया एक बार भी। यस सर, हो गया। यस सर। चलो ठीक है, बाकी कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, बुधवार के लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है सर, ओके बाय। चलो, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास है अब।